अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे इस ब्रह्मांड का शुरुआत कैसे हुआ, तो आप लोगों का जवाब होगा बिग बैंग से। क्योंकि अभी वैज्ञानिक समुदायों के बीच जो थ्योरी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है हमारे ब्रह्मांड के शुरुआत से जुड़ी, वह है बिग बैंग थ्योरी की। और साथ ही बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि भी हो चुकी है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रिसर्च के द्वारा। तो इस थ्योरी को हम लोग झुठला नहीं सकते। लेकिन इस थ्योरी के भी कुछ लिमिटेशंस है। यह बहुत सारे चीज़ों को खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे बिग बैंग थ्योरी हमें सिर्फ यह बतलाता है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन अगर मैं प्रश्न करूं कि बिग बैंग से पहले ऐसा क्या हुआ था जिस कारण से बिग बैंग हुआ, और साथ ही यह थ्योरी हमें यह भी नहीं बताता कि किस प्रकार हमारे इस ब्रह्मांड का अंत होगा। तो इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वैज्ञानिक अब भी कई सारे ऐसे थ्योरीज हमें देते हैं जो कि इस ब्रह्मांड के शुरुआत और अंत को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि इन्फ्लेशन थ्योरी, कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी, बिग रीप इत्यादि। तो इन सभी में से आज मैं आप लोगों को कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ। इसे इस साल के फिजिक्स के नोबेल प्राइज विनर सर रॉजर पेनरोज द्वारा दिया गया था साल 2009 में। तो आइए हम लोग समझते हैं कि यह कॉस्मोलॉजिकल मॉडल हम लोगों को क्या बताता है। किसी भी कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी को देने के लिए वैज्ञानिकों को एक बात अपने ध्यान में रखनी पड़ती है कि वह कॉस्मोलॉजिकल मॉडल हमेशा थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम का पालन करे। क्योंकि हम लोगों ने जैसा पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम के अनुसार किसी भी सिस्टम का इंट्रॉपी समय के साथ बढ़ता जाता है। यहाँ पर इंट्रॉपी कहने का मतलब है कि उस सिस्टम का या उस वस्तु का मॉलिक्यूल्स समय के अनुसार जितने बिखरते जाएंगे, उनका इंट्रॉपी उतना ही बढ़ता जाएगा। जिस हिसाब से अगर हम कहें तो बिग बैंग के वक्त हमारा यह ब्रह्मांड एक बहुत ही कम इंट्रॉपी वाला जगह रहा होगा। मगर उसके अनुसार अगर हम अभी के सिचुएशन को कंपेयर करें तो अभी का इंट्रॉपी उस समय के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। रॉजर पेनरोज के मुताबिक हर एक ब्रह्मांड का अंत एक नए ब्रह्मांड को जन्म देता है, और उन्होंने हर एक इस ब्रह्मांड को एऑन कहकर पुकारा है। मतलब एक एऑन का खत्म होना एक नए बिग बैंग को जन्म देगा। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ आप समझ सकते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई, जो कि एक सिंगुलैरिटी था। फिर जैसे जैसे समय बीता, हमारा यह ब्रह्मांड फैलता गया, और आखिर में उन्होंने एक कर्व दिखाया है जो कि हमारे इस ब्रह्मांड के अंत को दर्शाता है। इस तस्वीर में उन्होंने कुछ बदलाव किए ताकि वह कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल को समझा सके। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ी देर बाद जानेंगे कि उन्होंने इस तस्वीर में वह बदलाव कैसे और क्यों किए। एक बात आप समझ सकते हैं कि समय के अनुसार हमारे इस ब्रह्मांड का इंट्रॉपी बढ़ता जाता है, और एक बिग बैंग को होने के लिए एक लो इंट्रॉपी पॉइंट मिलना चाहिए, तभी वह एक बिग बैंग क्रिएट कर सकता है। लेकिन ऑलरेडी हमारा ब्रह्मांड एक हाई इंट्रॉपी पे है। तो किस प्रकार से हमारा यह ब्रह्मांड हाई इंट्रॉपी से लो इंट्रॉपी में जाएगा ताकि वह दूसरे एऑन के जन्म का कारण बने। तो इस चीज को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें इंट्रॉपी को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना होगा। जब भी हम किसी सिस्टम के इंट्रॉपी का जिक्र करते हैं, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम का डिसऑर्डरनेस ही नहीं होता। हम वहाँ एक और चीज की जिक्र करते हैं, ग्रेविटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ग्रेविटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और उस सिस्टम का डिसऑर्डरनेस, इन दोनों को एक साथ मिलाने से हम उस सिस्टम के इंट्रॉपी के बारे में पता लगा सकते हैं। ग्रेविटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के मुताबिक हम अपने इस ब्रह्मांड में कितने डायमेंशंस में मूव कर सकते हैं, उसे हम ग्रेविटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग अभी तक 4 डायमेंशंस में मूव कर सकते हैं, जिस कारण हमारे इस ब्रह्मांड का ग्रेविटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अब तक 4 है। तो वैसे ही अगर हम लोग सिंगुलैरिटी की बात करें तो उस वक्त ग्रेविटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 रहा होगा। मैं आप लोगों को इस ब्रह्मांड के एंट्रोपी के बदलाव को एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है जो कि अंदर से वैक्यूम है। इस क्यूबिकल बॉक्स के एक कोने में मैं कुछ पार्टिकल्स को रख देता हूँ। तो समय के अनुसार यह पार्टिकल्स फैलेंगे, जिस कारण से
इस सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ेगा। जब यह सिस्टम अपने हाईएस्ट एंट्रोपी पॉइंट पर होगा, उस वक्त इन पार्टिकल्स में हमें और फैलाव देखने को नहीं मिलेगा, जिस वक्त ग्रेविटेशनल पुल इन पार्टिकल्स के बीच लगना शुरू होगा और यह ग्रेविटेशनल फोर्स इन सभी पार्टिकल्स को एक दूसरे की ओर खींच करके फिर से एक पॉइंट पे जमा कर देंगे। तो इसी चीज को जब हम लोग अपने ब्रह्मांड पे लागू करेंगे, तो जहां पर मैंने गैस पार्टिकल्स को रखा वह हमारे ब्रह्मांड के बिग बैंग की तरह काम करेंगे। फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हमारा इस ब्रह्मांड का एंट्रोपी भी बढ़ता जाता है, साथ ही वह फैलता भी है डार्क एनर्जी के कारण। एक वक्त भविष्य में ऐसा आएगा जब हमारा इस ब्रह्मांड का एंट्रोपी अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा, जिससे हमें और फैलाव इस ब्रह्मांड में देखने को नहीं मिलेगा, जिस कारण डार्क एनर्जी की ताकत घटती चली जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन डार्क एनर्जी के ऊपर हावी होने लगेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमें सभी स्टार्स और अदर गैलेक्सीज या मैटर्स एक जगह इकट्ठा होते हुए दिखेंगे, जिससे एक बहुत ही बड़ा हाई एंट्रोपी वाला ब्लैक होल क्रिएट होगा। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि इसे मैं थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करने वाला हूँ, कि अभी भी इस ब्रह्मांड का साइज वही है जो कि पहले था। इसमें कोई भी बदलाव अभी तक नहीं आया है। आगे बढ़ने से पहले आइए हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या समझा। यह कॉस्मोलॉजिकल मॉडल हमें बताता है कि एक यूनिवर्स का अंत व अगले यूनिवर्स का बिग बैंग होता है। साथ ही किसी भी कॉस्मोलॉजिकल मॉडल को काम करने के लिए उस पर हमें थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ को अच्छे तरीके से लागू करवाना पड़ता है। उसी को मैंने अभी तक आप लोगों के सामने डिस्कस किया था कि कैसे बिग बैंग होती है और उसके बाद एंट्रोपी बढ़ता जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, और यह ब्रह्मांड अपने हाईएस्ट एंट्रोपी पॉइंट तक पहुंचता है। लेकिन अब मेन बात शुरू होती है कि इसके बाद यह हाईएस्ट एंट्रोपी पॉइंट कैसे लो एंट्रोपी पॉइंट तक पहुंचता है। इसका जिक्र मैं अब इसके बाद करूंगा। एक चीज मैंने अभी तक आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं की थी कि किस प्रकार रॉजर पेनरोज ने उस बिग बैंग की तस्वीर को कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी के तस्वीर में बदला। आप देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने बिग बैंग की सिंगुलैरिटी को एक्सपेंड किया है, मगर उन्होंने ऐसा कैसे किया? जैसा कि इस मॉडल का नाम है कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी। कॉन्फॉर्मल मैथमेटिक्स में हमें बताता है कि किसी भी चीज को हम लोग जितना भी एक्सपेंड कर ले, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता। जैसे कि अगर हम बात करें एक चेसबोर्ड की, एक चेसबोर्ड को हम लोग चाहे जितना भी एक्सपेंड कर ले, चाहे वो छोटा हो या बहुत ही बड़ा वाला चेसबोर्ड हो, आप दोनों ही केसेस में बता सकते हैं कि इस चेसबोर्ड में कितने सारे बॉक्सेस होंगे और वह कहाँ पर होंगे। वैसे ही उन्होंने इस बिग बैंग के सिंगुलैरिटी को भी एक्सपेंड किया है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि कैसे उन्होंने इस बिग बैंग मॉडल के एंड पॉइंट को नेक्स्ट यूनिवर्स के सिंगुलैरिटी पॉइंट में बदला। जैसे जैसे यह ब्रह्मांड फैलता जाता है, इस ब्रह्मांड का टेम्परेचर भी घटता जाता है। जब यह ब्रह्मांड का साइज फिक्स हो जाता है और सभी मैटर्स मिल करके एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बना देते हैं, उस वक्त यह ब्रह्मांड अपने लोएस्ट टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। सिर्फ ब्लैक होल ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका टेम्परेचर इस यूनिवर्स से ज़्यादा होता है, जिस कारण इन ब्लैक होल्स में हॉकिंग रेडिएशन शुरू हो जाता है और साथ ही इनके पास और कुछ भी निकलने के लिए नहीं रहता। इस कारण भी यह हॉकिंग रेडिएशन शुरू कर देते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब यूनिवर्स का आखिरी ब्लैक होल भी रेडिएट करके खत्म हो जाएगा एक पॉप के साथ। लेकिन अब भी यूनिवर्स में कुछ ऐसे रोग पार्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि यूनिवर्स के बाउंड्री पे फंस करके रह गए और वह अपने एंटी पार्टिकल्स के साथ मिल करके भी खुद को खत्म नहीं कर सकते थे, जिस कारण से अब इनका क्या होगा और यह किस प्रकार से नेक्स्ट एओन तक पहुंचेंगे। तो हम अगर प्रोटॉन की बात करें तो समय के अनुसार वह खुद डीके होकर के न्यूट्रिनोज में बदल जाएंगे, जो कि मासलेस होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स का और अदर मैसिव पार्टिकल्स का क्या, उनके साथ क्या होगा? वे तो इतनी आसानी से डीके नहीं कर सकते। डिसिटर ग्रुप के मुताबिक
मैसिव पार्टिकल्स समय के अनुसार डीके होकर के फोटॉन्स में बदल जाएंगे, जो कि बड़े ही आसानी से नेक्स्ट एओन तक चले जाएंगे। हॉकिंग रेडिएशन के कारण हमें एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वह है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का। रॉजर पेनरोज ने इसका जवाब देते हुए हमें समझाया कि जब हॉकिंग रेडिएशन होता है तो ब्लैक होल किसी भी इंफॉर्मेशन को एक अलग डायमेंशन में भेज देता है, जिस कारण से हम उसे इस यूनिवर्स से एक्सेस नहीं कर सकते। तो किसी भी इंफॉर्मेशन के तौर पर कहने का मतलब है कि वह अपने वॉल्यूम को भी एक अलग डायमेंशन में भेज देता है, जिस कारण से हमारे इस यूनिवर्स का जो भी साइज होता है वह सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब इस यूनिवर्स का ग्रेविटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज़्यादा होने के कारण सभी पार्टिकल्स फोटोन में बदल जाने के कारण उनका मूवमेंट भी रुक जाएगा, जिससे कि वो अपने लोएस्ट एंट्रोपी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे और ग्रेविटेशनल डिग्री भी 0 होने के कारण यह यूनिवर्स पूरा अपने लोएस्ट एंट्रोपी पॉइंट तक पहुंच जाएगा, जो कि अगले यूनिवर्स के बिग बैंग का कारण होगा। अब प्रश्न उठता है कि अगर यह मॉडल सही है तो हम लोग इस मॉडल की पुष्टि कैसे करेंगे। तो रॉजर पेनरोज ने हमें समझाते हुए कहा कि अर्ली यूनिवर्स में जब भी दो ब्लैक होल्स एक दूसरे से टकराए होंगे तो उस कारण से हमें कुछ रिपल्स देखने को मिलेगा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में। हालांकि बहुत सारे अध्ययनों के बाद भी अभी तक हमें यह देखने को नहीं मिला था, लेकिन 2015 में कुछ ऐसे लक्षण हमें मिले कि हो सकता है वो पिछले यूनिवर्स का रिपल्स हो, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन के साथ हम इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक से जुड़े आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।